हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक करैक्टर। अब मेटेलिक करैक्टर है वो क्या होता है, पहली बात तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, दोज एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी है या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर पॉजिटिव आयन बनने की, ये एक ही बात है। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम मेटल कंसीडर करेंगे। उसको क्या कंसीडर करेंगे, मेटल कंसीडर करेंगे। अब जो मेटेलिक करैक्टर है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले एटॉमिक साइज के ऊपर, एटॉमिक साइज के ऊपर, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अब बच्चों देखो, जो मेटेलिक साइज है, जितनी बड़ी साइज होएगी, जितनी मेटेलिक साइज एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होएगी, जितनी एटॉमिक साइज ज्यादा होएगी, इसका मतलब जो न्यूक्लियर का जो होल्ड है, जो न्यूक्लियस का होल्ड है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना ही क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उतना ही जो न्यूक्लियर का होल्ड है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना न्यूक्लियस का होल्ड कम होएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जो लूज करना इजी हो जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर पाएगा। और आसानी से लूज कर पाएगा इसका मतलब वो क्या है, एक बेस्ट मेटल है। ठीक है, पहले फिर से बता देती हूँ। एटॉमिक साइज, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होएगा एलिमेंट का, उसका जो न्यूक्लियर का जो होल्ड है, न्यूक्लियस का जो पुल खींचने की जो पावर उतनी ही कम हो जाएगी। और जितनी न्यूक्लियस की खींचने की पावर कम हुई, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जो छोड़ने की पावर है वो ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसका मतलब वो एक बेस्ट मेटल है। अब जो इसका एग्जांपल है वो कौन सी, जो जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, इसके पास सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जो न्यूक्लियर होल्ड है वो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे आए तो साइज बहुत बड़ी हो गई और न्यूक्लियर का होल्ड है वो कम हो गया। जैसे ही न्यूक्लियस का होल्ड कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही इजी हो गया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे हमें ये दे देगा कि बताओ ठीक है, अगर जैसे साइज बताओ या फिर मेटेलिक करैक्टर बताओ, मेटेलिक करैक्टर बताओ। ठीक है, तो ये दे देगा या तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम। अब हमें ये एक अच्छे से पता है एक बात का कि जो सीजियम है ना उसका साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जो सीजियम हमारे पास उसका साइज बहुत बड़ा होता है। और जैसे सीजियम का साइज बहुत बड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर उतनी ही ज्यादा हो गई। तो सीजियम एक बेस्ट मेटल है। सीजियम बच्चों एक बेस्ट मेटल है जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है। और सीजियम प्लस चार्ज बहुत अच्छे से बना लेता है। ठीक है, अब जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अगर हम इस साइड से इस साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन है उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एडिशन होएगा। उसी सेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है। और तो जैसे ही एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, जैसे अब लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से ये पूछ लेता है कि मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है। ये दोनों बच्चों मेटल है, मेटल, और ये है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, और ये तीनों है नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होता जाता है, मेटेलिक करैक्टर उतना ही कम होता जाता है। और बीच में ये क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, जो ना मेटल होता ना ही नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो मेटेलिक करैक्टर में इतना। अब देखो, जो मेटेलिक करैक्टर है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर उसमें बहुत ज्यादा होती है। जिसमें मेटेलिक करैक्टर ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर उतनी ही ज्यादा। इसका मतलब वो क्या होते हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या है, इनमें रिड्यूस करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के अंदर। या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, जो वैलेंस साइज बड़ा है, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से लूज कर देता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास नॉन मेटेलिक करैक्टर।
सेकंड है बच्चों नॉन मेटेलिक करेक्टर, हमारे पास वो है नॉन मेटेलिक करेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास है नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक करेक्टर मेटेलिक करेक्टर से उल्टा, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन को जिसमें लूज करने की पावर ज्यादा वो ज्यादा मेटल। अब देखो दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जिसमें टेंडेंसी हो, इन ऑर्डर टू अटेन देयर ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करता है, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब देखो जो मेटालिक करैक्टर है बच्चों वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज के ऊपर और वही न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, ठीक है। एटॉमिक साइज, जैसे वो हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम अगर हम चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन, देखो जितनी बड़ी साइज होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होएगा, इसका मतलब ऊपर से नीचे आते टाइम मेटालिक करैक्टर तो बढ़ेगा, लेकिन नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो ऊपर से नीचे आते टाइम एटॉमिक साइज बढ़ने से मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो जाता है और नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाता है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबसे जो कार्बन है वो क्या हमारे पास नॉन मेटल, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड्स। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आए तो मेटालिक करैक्टर देखो, टिन क्या हमारे पास मेटल, लेड क्या हमारे पास मेटल, तो ऊपर से नीचे आते टाइम मेटालिक करैक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है। कार्बन हमारे पास नॉन मेटल थी और लेड हमारे पास मेटल है, तो ऊपर से नीचे आते टाइम मेटालिक करैक्टर बढ़ गया, ठीक है, और नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो गया। अब अक्रॉस ए पीरियड, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब मेटालिक करैक्टर देखना, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर उसी सेल के अंदर एडिशन होएगा, इलेक्ट्रॉन का साइज कम हो जाएगा। जैसे ही साइज कम हुई, साइज कम होते ही क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी तो कम हो जाएगी, वो मैंने बताया था मेटालिक करैक्टर में, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर बढ़ जाती है। तो हम जैसे सोडियम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस यहाँ से यहाँ तक चले तो पहले यहाँ पे थी नॉन मेटल, क्योंकि इनका साइज बड़ा था, नॉन मेटल। जैसे हम इस साइड से इस साइड गए तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, साइज छोटा हो गया। तो यहाँ से मेटल से और नॉन मेटल तक हम चले गए, मेटल से नॉन मेटल तक साइज पहले बड़ा था, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान था, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता ये, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा साइज है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ता है इसको, तो ये क्या है, मेटल है। लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ तक गया तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन उसी सेल के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक लेना है तो ये आसानी से ले लेगा, क्योंकि इसके पास इतना न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इतनी जो साइज है वो छोटी हो गई, तो इसके जो नॉन मेटालिक करैक्टर इसका ज्यादा हो गया। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा, टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक करैक्टर कम। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज, सेम वही बात, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को लेना आसान हो जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होएगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान होएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज का सीधा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा है, इसका मतलब नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो नॉन मेटालिक करैक्टर कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है, जनरली ऑक्साइड बेसिक, जो मेटल के ऑक्साइड है वो जनरली बेसिक होते हैं इन नेचर, वाइल नॉन मेटालिक क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। जब हम क्या बोल रहा है, जनरली ऑक्साइड मेटल के बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, और नॉन मेटल के क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये देखा गया ना, जब Na2 ऑक्साइड लिया तो इसने जो ब्लू लिटमस था उसको क्या कर दिया, रेड कर दिया, ब्लू लिटमस को क्या कर दिया, रेड। इसका मतलब ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। और इसने क्या किया, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, ये इसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो जैसे ही हम ऑक्साइड देखेंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होंगे, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होंगे, एसिडिक। बीच में ये एक Al2O3 है जो एम्फोटेरिक इन नेचर है, Al2O3 याद रखना, ये एक एम्फोटेरिक नेचर है, ये ना मेटालिक करैक्टर को शो करता है ना नॉन मेटालिक को, ना ये बेसिक है ना ये एसिडिक है, ये क्या है, एक
एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी रिक्वायर होती है टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमारा सोडियम था, सोडियम का हमें पता है कि हमें सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलता है, तो सोडियम हमें सॉलिड स्टेट में मिला, उसको हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी और उसको गैसियस आयन में कन्वर्ट किया, ठीक है। क्योंकि गैसियस आयन से ही इलेक्ट्रॉन का गैसियस आयन से ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते, सॉलिड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल गैस के वो थोड़े दूर दूर होते, तो उसमें निकालना इजी रहता है। तो क्या है, सोडियम सॉलिड स्टेट था, सब्लिमेशन एनर्जी दी, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, अब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी दी, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 2, 8 क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में Na पॉजिटिव पहुंच गया, और 1 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। जो एनर्जी से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी यहाँ पे? टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, उसी को क्या बोलते हैं? हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, Na पॉजिटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब जो Na पॉजिटिव है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के ऊपर। अब देखो बच्चों, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, फिर ले लिया लिथियम, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था इसके वैलेंस शेल में, यहाँ पे लिथियम के पास कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 शेल थी। सोडियम 1 2 3, यहाँ पे था 1 इलेक्ट्रॉन। पोटासियम पॉजिटिव 1 2 3 4। अब देखो, साइज जितना बड़ा होगा, इसको इलेक्ट्रॉन का होल्ड उतना ही कम हो जाएगा, जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का होल्ड उतना ही कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही इजी हो जाएगा। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, ये जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब देखो, वेरिएशन देखना हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का अलोंग ए पीरियड, यही पूछा जाता है हमसे, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा। सेकंड पीरियड की बात है ये। लिथियम है, लिथियम के आगे आता है बेरिलियम। बेरिलियम, लिथियम के जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इसकी जो स्टेबिलिटी है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों कंप्लीट है, ये मतलब अपनी तरफ से फुल्ली फिल्ड है, इसको और रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आगे क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेरिलियम से। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चलते हैं, साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये बात समझा दी। अब जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जितने कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज का जो होल्ड है, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको जो न्यूक्लियस है वो बाहर निकलने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट की बात है। अब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चले, इसमें कुछ वेरिएशन आया। वेरिएशन क्या आया? जो बेरिलियम था उसके वैलेंस शेल कंप्लीटली है, वो इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से निकलने नहीं देगा। बेरिलियम है, उसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे जो बोरोन है उसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के p शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और बोरोन चाहेगा कि मैं ये निकल जाए, और वैलेंस शेल में 1s2 2s2 2p1 है बोरोन के,
ये इसको निकाल कर और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहना चाहता है, ये इसको निकालना चाहता है। तो जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरोन की, वो कम होती है बेरिलियम से। ठीक, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनेगा कि बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होती है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है और ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर स्टेबल में बनना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पी में तीन इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, इसको और जरूरत नहीं है, ये फुल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, एक स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल है, ये स्टेबल एटम है, ये एक स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन के 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या सोचेगा, ऑक्सीजन के 4 है यहाँ पे 1 2 3 4, ऑक्सीजन इसको निकाल कर फील्ड स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहेगा। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन की, वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन से क्योंकि ये स्टेबल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इसको निकालना चाहेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की कम होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। बढ़नी चाहिए थी क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए, साइज कम होता है, लेकिन यहाँ पे ये 2 एक्सेप्शन केस है कि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइज का पता चल गया, आयनाइजेशन एनर्जी का पता चल गया। बोरॉन से जैसे ही हम कार्बन की तरफ जाएंगे तो साइज फिर से क्या होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट किया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना इंपॉर्टेंट, वो ये आता है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो हीलियम की, नियोन की, आर्गन की, क्रिप्टॉन की। अब देखो हमें ये तो पता है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और जो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो नोबल गैस की होती है। लेकिन नोबल गैस में भी सबसे ज्यादा निकाले तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की सबसे ज्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमसे ऐसे रैंडमली दे दिया सिलिकॉन की, फॉस्फोरस की, सल्फर की, क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, और इसमें कुछ नहीं है इतना कि और कुछ दे सके। ठीक है, तो हमारा जो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी वो आयोनाइजेशन एनर्जी थी, जो मैंने खत्म करवा दी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इन्हें आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई भी एटम था, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है और जो एनर्जी रिलीज होएगी यहाँ पे, जो डेल्टा एच निकलेगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, वो हमारे काम की बात नहीं है, आगे की बात है वो। ठीक है, तो जो एनर्जी निकलेगी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने क्लोरीन, फ्लोरीन है, मानो फ्लोरीन ले लो एक बार, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 7, इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो F नेगेटिव बना दिया, जो एनर्जी रिलीज होएगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड किस किस के ऊपर करती है। पहली बात, ये एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होएगा, ये जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना, अपने अंदर लेना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना, तो ऐड कब होएगा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होएगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा कब होएगा, जब साइज छोटा होएगा। तो जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होएगी। ठीक है, अब सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है,
ब्लॉक वालों की, इस साइड वालों की, बिल्कुल लेफ्ट साइड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। और जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे, तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो नोबल गैस है जो ग्रुप 18, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, कंप्लीटली है, फुली फिल्ड ऑक्टेट है, फुली फिल्ड डुप्लेट है, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। तो ग्रुप जो 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके पास कितने हैं, 2, 7, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 2, 7 और 2, 8 और 7, ठीक है। तो बात इन दोनों की ही करेंगे हम, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आने पर साइज बढ़ जाता है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे तो वैसे ही कम होनी है। तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन का में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है क्लोरीन की, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है, जो फ्लोरीन है ना बच्चों, वो क्या है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है फ्लोरीन, ये हमारे पास है क्लोरीन। यहाँ पे मैं 5 इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ, कैसे होंगे, 4, 5, बल्कि इतना साइज भी नहीं होता, इससे भी बिल्कुल छोटा सा साइज मानो इसका, बिल्कुल छोटा सा साइज ये है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। अब है क्लोरीन, ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पर पहले 7, क्योंकि 2 और 7 यही है ना। अब देखो यहाँ पे जब 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले ही, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन का और एडिशन करवाऊं यहाँ पे, तो कितनी ज्यादा रिपल्सन क्रिएट हो जाएगी। 7 इलेक्ट्रॉन इतने छोटे से में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाऊं तो इसमें बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगी, और रिपल्सन के कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा, रिपल्सन के कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो F नेगेटिव बहुत ही अनस्टेबल है। बहुत अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है और इतना रिपल्सन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये एक से एक इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता। इसकी टेंडेंसी तो है, ये वही बात है। अगर कोई बहादुर हट्टा कट्टा आदमी है, 1 करोड़ रुपए लेने की टेंडेंसी है, वो कहीं से 1 करोड़ रुपए ले ले, लेकिन उसको रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे इसके पास रखने के लिए ही जगह नहीं है। इसकी पावर तो है कि ये खींच सकता है, वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ऐड होना है ना इलेक्ट्रॉन का, ये ऐड नहीं कर सकता अपने अंदर, साइज इतना छोटा है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ठीक है, आराम से एडजस्ट हो जाएगा, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 करोड़ रुपये रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका बहुत बड़ा घर है, ये आराम से रख लेगा। लेकिन फ्लोरीन के पास प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पास साइज की कमी है, ठीक है। तो अगर पूछे इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन से। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन ये आ जाए हेलोजन, एल्कली मेटल, एल्काइल अर्थ मेटल, अगर नोबल गैस ये आ जाए, तो हेलोजन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हेलोजन में अगर पूछ ले तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो ट्रेंड यही, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसका ट्रेंड बनेगा, ठीक है। ब्रोमीन से फिर भी इसकी ज्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन तो एक स्टेबल बन गया, बहुत ही स्टेबल हो गया लेके, लेकिन फ्लोरीन की क्लोरीन के बाद आएगी, ब्रोमीन से पहले ही आएगी इसकी। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले कि लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, जो इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहता। तो इलेक्ट्रॉन को हमें पता है कि जो पहली रो है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो एक को छोड़ना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। तो इसमें से एस ब्लॉक में से भी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में से भी किसकी सबसे कम है, तो सीजियम की सबसे कम होती है, सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है। एल्कली मेटल में भी सीजियम की सबसे लोवेस्ट होती है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है। और अगर हमसे पूछ ले 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, वे जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को ले ही नहीं सकते, तो नोबल गैस है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड होती है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकती। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में से।
अगर पूछेगा तो आप में से क्लोरीन वाला एग्जांपल काफी टाइम पीजीटी केमिस्ट्री में भी पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, पीजीटी केमिस्ट्री में भी पूछा हुआ तो आपके भी पूछ सकता है। तो जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भाई वो टेंडेंसी है किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट इन मॉलिक्यूल के अंदर, टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेड पेयर को अट्रैक्ट करने की वो टेंडेंसी है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक फर्क है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये था कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर ले, ठीक है, वो एनर्जी जो रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। लेकिन ये क्या, ये एक टेंडेंसी है, सिर्फ अट्रैक्शन की पावर है इसके पास, ये ऐड नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और एटॉमिक साइज के ऊपर। वही सेम प्रोसेस, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होएगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही कम हो जाएगी, और एटॉमिक साइज जितना कम होएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज्यादा होएगी। तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली है, एटॉमिक साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इनवर्सली है, जितना एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम, जितना ये कम उतनी ही ये ज्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अगर हम टॉप टू बॉटम बनाएं, टॉप टू बॉटम हमें पता है कि साइज है वो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे तक जब पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी, ठीक है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज कम हो जाएगा, साइज कम होएगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है वो कितनी है, 4, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी ना हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो क्लोरीन की ज्यादा थी फ्लोरीन से, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया था इसका रीजन, फ्लोरीन का साइज छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा, रिपल्सन हो जाएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन को ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है वो ज्यादा है क्लोरीन से, क्योंकि ये अट्रैक्ट करने की पावर है ना जो फ्लोरीन की वो ज्यादा होती है क्लोरीन से, साइज छोटा होता है इसका, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई का सीधा है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई कम होएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अब सेम प्रोसेस न्यूक्लियर चार्ज, देखो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और जितना कम न्यूक्लियर चार्ज होएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी, ठीक है, और जो सबसे कम होती है वो होती है सीजियम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, ठीक है। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप, बच्चों जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये डायगोनली रिलेशन दिखाते हैं। डायगोनली मतलब इनकी प्रॉपर्टी है वो डायगोनली मैच करती है। जैसे अब जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मैच करती है, ठीक है। बोरोन है उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ मैच करती है। बेरिलियम हो इनकी रिजेंबल करती प्रॉपर्टी आपस में, क्यों, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम होता है। इनकी जो आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखेंगे ना तो बिल्कुल मतलब आपस सेम से ही मिलेगी। तो इनकी डायगोनली मैच करती है। जैसे कार्बन की पूछे डायगोनली किसके साथ मैच करती है, फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन की डायगोनली सल्फर के साथ, ऑक्सीजन की क्लोरीन के साथ। तो आपसे सीधा क्वेश्चन में ये डाल देगा कि डायगोनल रिलेशनशिप किस किस के बीच है। जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ है। तो आपसे डायगोनल रिलेशनशिप पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से यहाँ से फिनिश हो गया। अगर इसमें कुछ पॉइंट रहेंगे तो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो और बना दूंगी इसकी, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।